मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पप्पू की दुकान का नाम था पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयर्स। नाम बड़ा था, दुकान छोटी थी। दिनाजपुर शहर की मेन मार्केट से थोड़ा हटकर एक तंग गली के मुहाने पर लकड़ी के पुराने शटर के पीछे वो दुकान थी जिसमें हर वक्त तारों की बू आती थी, गर्म सोल्डर की, जले हुए कैपेसिटर की और कभी कभी उस अजीब सी बू की भी जो पुरानी मशीनों के अंदर से आती है, जैसे वो सांस ले रही हो। पप्पू उर्फ प्रकाश चंद्र मंडल की उम्र तब कोई 35-36 साल रही होगी। दुबला पतला आदमी, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा, हाथों की उंगलियां हमेशा थोड़ी काली रहती थी, ग्रीस से नहीं सोल्डर की राख से। बाल हमेशा बिखरे हुए, लुंगी के ऊपर एक बनियान और बनियान के ऊपर कभी कभी एक हाफ शर्ट, जिसकी जेब में हमेशा एक स्क्रू ड्राइवर और एक मल्टीमीटर का प्रोप जरूर रहता था। वो अकेला था उस दुकान में। एक समय था जब उसके पास 2 लड़के थे, शंकर और बिट्टू, जो उसके साथ काम करते थे। शंकर की शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल के शहर चला गया था। बिट्टू को किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी जहां पगार ज्यादा थी। पप्पू ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि उसकी दुकान से जो कमाई होती थी उसमें किसी दूसरे का पेट भरना मुश्किल था। ये बात है साल 1993 की। उस वक्त में टेलीविज़न अभी भी एक ख्वाब था। शहर में तो फिर भी कुछ घरों में था, ओनिडा, बीपीएल, वेस्टर्न, लेकिन गांव में टीवी का मतलब इज्जत। टीवी मतलब पूरा मोहल्ला शाम को उस घर के बाहर बैठा है। टीवी मतलब बच्चों की आंखें गोल, बड़ों की तालियां। उस वक्त एंटीना टीवी की छत पर लगा होता था और दूरदर्शन का वो एक ही चैनल आता था जिस पर समाचार होते थे। कृषि दर्शन होता था और रविवार को कोई फिल्म। पप्पू उस दौर में जीता था। वो दोपहर अक्टूबर की थी। बाहर बहुत तेज धूप थी, लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं थी जो अगस्त में होती है। एक अजीब सी सर्दीली धूप जो चमकती है मगर सेंकती नहीं। पप्पू एक बीपीएल का पुराना टीवी खोले बैठा था जिसकी पिक्चर ट्यूब का कनेक्शन ढीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे काम कर रही थी। मुंह में एक बिस्कुट का टुकड़ा था और मन कहीं और था। तभी फोन बजा। दुकान के कोने में जो लैंडलाइन रखा था उसकी घंटी अजीब तरह से बजती थी। टिन-टिन नहीं, बल्कि एक भारी गहरी घर घर जैसी आवाज। पप्पू ने हाथ पोंछे और रिसीवर उठाया। हाँ, पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बूढ़ी, थकी हुई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, जैसे तार की लंबाई जरूरत से ज्यादा हो। आवाज ने कहा कि वो दिनाजपुर से कुछ दूर एक गांव से बोल रहे हैं, धनझुरी गांव। वहां उसके घर का टीवी खराब हो गया है, काफी दिनों से बंद पड़ा है, कोई मिस्त्री मिलता नहीं इधर। अगर पप्पू कोई आदमी भेज सके तो अच्छा होगा। पप्पू ने माथे पर हाथ मारा। आदमी? उसके पास आदमी कहाँ था? शंकर गया, बिट्टू गया, वो अकेला था। उसने फोन पर कहा, जरा इंतजार करिए, देखता हूं। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया
लाइन बस यूं ही रही, खुली, खामोश, जैसे कोई सुन रहा हो। पप्पू ने रिसीवर रख दिया। कुछ देर वो बैठा सोचता रहा। धनझुरी, उसने नाम सुना था। दिनाजपुर से कोई 15-16 किलोमीटर दूर, पूरब की तरफ। पक्की सड़क बस आधे रास्ते तक थे, बाकी कच्चा रास्ता। साइकिल से जाना हो तो घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे। उसने घड़ी देखी, दोपहर के 2 बज रहे थे। मन में हिसाब लगाया, अभी निकलें तो 3-3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। 1-1.5 घंटे में टीवी बना दिया। शाम 5-6 बजे तक वापस। अभी अक्टूबर है, 6:30 तक तो रोशनी रहती ही है। ठीक है। उसने दुकान बंद की, ताला लगाया, अपना टूल बॉक्स उठाया। उसमें स्क्रू ड्राइवर, सोल्डरिंग आयरन, मल्टीमीटर, कुछ कैपेसिटर, कुछ रजिस्टर और एक टॉर्च साइकिल के कैरियर पर बांधा और चल पड़ा। शहर की भीड़ पीछे छूटती गई। पक्की सड़क खत्म हो गई तो धूल शुरू हो गई। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे, कटे हुए, सूखे, धान की फसल हो चुकी थी। अब सिर्फ ठूंठ बचे थे। क्षितिज पर कुछ दरख्त थे और उनके पीछे आसमान का रंग धीरे धीरे पलट रहा था। पप्पू पैडल मारता रहा। धनझुरी गांव पहुंचते पहुंचते शाम उतर आई थी। सूरज डूब नहीं गया था, लेकिन वो आसमान में अब कहीं नजर नहीं आता था। जो रोशनी बची थी वो सीधी नहीं थी, वो हर चीज की परछाई को लंबा कर रहे थे, पेड़ों को अजीब बना रहे थे। गांव के अंदर पहुंचकर पप्पू रुका। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे। एक औरत चूल्हे पर कुछ रख रहे थे। पप्पू ने उनसे पूछा वो घर कहाँ है जहाँ का टीवी खराब है। औरत ने हाथ उठाकर बताया, वो जो जंगल है ना, उसके तरफ, उस तरफ। पप्पू ने उधर देखा। गांव के पूरब में एक झुरमुट था, आम, कटहल और बांस के पेड़ों का घना, अंदर से अंधेरा। उसके पार कोई घर हो इसका अंदाजा नहीं होता था। उस जंगल के पार? हाँ, औरत ने कहा और किसी और काम में लग गई। पप्पू ने साइकिल उस ओर मोड़ी। जंगल छोटा था लेकिन घना था। रास्ता था एक पतला सा पगडंडी जो बांस की जड़ों के बीच से निकलती थी। साइकिल वहां नहीं जा सकती थी तो पप्पू ने उसे एक पेड़ से टिका दिया और टूल बॉक्स उठाकर पैदल ही चल पड़ा। जंगल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। शाम का वक्त था। चिड़ियाँ आमतौर पर इस वक्त शोर करती हैं, घर लौटने की आवाज़ें, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था, बस पत्तों की सरसराहट और पप्पू के अपने कदमों की आवाज़। 2-3 मिनट चलने के बाद जंगल खत्म हुआ और सामने एक घर था। घर देखकर पप्पू एक पल के लिए रुक गया। मकान पुराना था, ईंट और मिट्टी का, छत टीन की, दीवारों पर काई जमी थी। खिड़कियां थीं लेकिन उनमें कांच नहीं था, बस लकड़ी के पर्दे थे जो अंदर से बंद थे। चारों तरफ कोई और घर नहीं था, ना बगल में ना पीछे, सिर्फ यही एक घर जंगल के बाद खुले में। अजीब था, लेकिन पप्पू ने ज्यादा सोचा नहीं। वो आगे बढ़ा, दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद आवाज आई, भारी कदमों की, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो या बहुत बूढ़ा। दरवाजा खुला। एक बुढ़े ने खोला। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, आंखें गहरी थी, गड्ढों जैसी, जिनमें रोशनी कम थी। उन्होंने पप्पू को देखा, फिर एक तरफ हट गए। पप्पू अंदर घुसा। कमरा छोटा था। एक कोने में एक चारपाई थी जिस पर एक बुढ़िया बैठी थी।
उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, वो भी उसी तरह बूढ़ी थी जैसे उम्र का कोई आखिरी पड़ाव। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दोनों ने पप्पू को देखा। नजरें कुछ अजीब थी, ताकना नहीं, बस देखना, जैसे पानी में कोई चीज़ तैरती है और उसे देखते रहो बिना कुछ सोचे। पप्पू ने टीवी ढूंढा। वो दूसरे कोने में था, एक पुराना वेस्टर्न का टीवी, 14 इंच का, लकड़ी के स्टैंड पर रखा हुआ। ऊपर एक एंटीना था। टीवी की बॉडी पर धूल की मोटी परत थी। पप्पू ने टूल बॉक्स नीचे रखा और काम शुरू किया। बुढ़ा और बुढ़िया दोनों वहीं बैठे रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चाय नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, बस देखते रहे। पप्पू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे काम से काम था। टीवी खोला तो अंदर धूल भरी थी, इतनी कि पप्पू को खांसी आ गई। कुछ कनेक्शन ढीले थे, एक कैपेसिटर फूला हुआ था। यही मेन खराबी लग रहे थे। पावर सप्लाई बोर्ड पर एक रजिस्टर भी जला हुआ था। पप्पू ने काम शुरू किया। कमरे में रोशनी कम थी, एक लालटेन जल रही थी कोने में। बुढ़े ने उसे थोड़ा पास खिसका दिया, बिना कुछ कहे। पप्पू ने नज़र उठाकर शुक्रिया की तरह सिर हिलाया। बाहर हवा चलने लगी थी। टीन की छत पर कुछ आवाज़ें आ रही थी, पत्तों की, शाखों की, और कभी कभी कुछ और जो पप्पू पहचान नहीं सका। उसने काम में ध्यान लगाया। सोल्डरिंग आयरन गर्म हुई, कैपेसिटर बदला, रजिस्टर बदला, कनेक्शन कसे, वायरिंग चेक की। तकरीबन 1 घंटे का काम था। पप्पू ने 50 मिनट में किया। फिर उसने टीवी बंद करके वापस स्टैंड पर रखा, एंटीना का कनेक्शन ठीक किया और बिजली का तार दीवार के सॉकेट में लगाया। उसने टीवी ऑन किया। पहले कुछ नहीं आया, फिर एक हल्की सी सरसराहट हुई। वो आवाज़ जो पुराने टीवी देते हैं जब वो गर्म हो रहे होते हैं। एक गुनगुनाहट, फिर स्क्रीन पर एक धुंधली रोशनी आई। पप्पू ने एंटीना थोड़ा घुमाया। तस्वीर आई, काली सफ़ेद, थोड़ी दानेदार, लेकिन साफ। दूरदर्शन का लोगो था और पीछे एक कमरे जैसा कुछ दिख रहा था। पप्पू ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर बुढ़े को देखा, जैसे कहना चाहता हो कि हो गया काम। लेकिन बुढ़े की आंखें टीवी पर थीं। पप्पू ने भी टीवी की तरफ देखा और वो जम गया। स्क्रीन पर जो तस्वीर थे वो किसी बाहरी जगह की नहीं थे, वो इसी कमरे की थी। वही दीवारें, वही लालटेन, वही चारपाई, वही कोना जहां टूल बॉक्स रखा था। और उस कमरे में 3 लोग थे। बुढ़ा, वही जो अभी पप्पू के बाईं ओर खड़ा था, बुढ़िया, वही जो चारपाई पर बैठे थे, और एक तीसरा आदमी, दुबला, मोटे फ्रेम का चश्मा, बनियान के ऊपर हाफ टी शर्ट, जो टीवी के सामने घुटनों के बल बैठा था, टीवी की तरफ पीठ करके। वो आदमी पप्पू था। पप्पू का पहला ख्याल ये था कि ये एंटीना का कोई अजीब रिफ्लेक्शन है। पुराने टीवी में कभी कभी ऐसा होता है, कोई लोकल सिग्नल पकड़ लेते हैं, किसी की सीसीटीवी फीड, कोई ट्रांसमिशन, लेकिन यहाँ कोई कैमरा नहीं था। और फिर स्क्रीन पर जो पप्पू था, उसने सिर घुमाया, सीधे टीवी की तरफ, सीधे इस पप्पू की तरफ, और उस पप्पू की आंखों में, चश्मे के मोटे कांच के पीछे, एक भाव था जो असली पप्पू ने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। ना डर, ना हैरानी, ना नफरत, बस एक गहरी, थकी हुई, अनंत उदासी, जैसे वो कह रहा हो तुम आ गए।
पप्पू के हाथ से स्क्रू ड्राइवर गिर गया। धड़ाम। वो आवाज़ कमरे में गूंजी। पप्पू ने पीछे मुड़कर देखा। बुढ़ा और बुढ़िया दोनों अभी भी वहीं थे, अभी भी उसी तरह देख रहे थे। बुढ़े के चेहरे पर कुछ नहीं था, बुढ़िया के होंठ थोड़े से हिले। पप्पू ने देखा लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। पप्पू ने टीवी की ओर देखा। तस्वीर बदल गई थी। अब स्क्रीन पर वो कमरा नहीं था, दूरदर्शन का बुलेटिन आ रहा था। एक न्यूज़ रीडर मेज़ के पीछे बैठी थी, कागज़ पढ़ रहे थे और पीछे भारत का नक्शा था, बिल्कुल नॉर्मल। पप्पू ने खुद को समझाया, थकान है, रोशनी कम है, आंखें धोखा दे रही हैं। उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया, टूल बॉक्स बंद किया, खड़ा हुआ। पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। वो नहीं जानता था क्यों, बस नहीं हुई। उसने बुढ़े से कहा, ठीक हो गया। बुढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। बुढ़िया ने कुछ नहीं किया। पप्पू ने टूल बॉक्स उठाया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाज़ा उसने खुद खोला। अंदर से कुंडी थी। उसने खोली, बाहर निकला। रात हो चुकी थी, पूरी रात। आसमान में चांद नहीं था, तारे थे, लेकिन उनकी रोशनी उस जंगल तक नहीं पहुंचती थी। पप्पू ने टॉर्च निकाली और जंगल में घुसा। पगडंडी वहीं थी। पैर उठाते वक्त एक अजीब सी बात हुई। उसे लगा कोई उसके पीछे है। उसने देखा नहीं, जाने क्यों, बस उसने देखा नहीं। मन ने मना किया। एक आंतरिक आवाज़ ने कहा, मत देखो, बस चलते रहो। वो चलता रहा। बांसों की आवाज़ें आई, कुछ टूटने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट जो बिना हवा के भी थी। पप्पू ने कदम तेज़ किए। जंगल के बाहर आया तो साइकिल वहीं थी जहां छोड़ी थी। उसने एक बार पीछे देखा। जंगल काला था, घना, कुछ दिखता नहीं था। उसने साइकिल उठाई, टूल बॉक्स कैरियर पर बांधा और पैडल मारने लगा। गांव से गुजरते वक्त उसने देखा कि जो औरत पहले चूल्हे पर थी वो अब दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पप्पू को देखा और थोड़ी हैरानी से पूछा, आ गए? सब ठीक है? पप्पू ने हाँ में सिर हिलाया और रुका नहीं। वो औरत कुछ और कहना चाहती थी। पप्पू ने सुना, एक शुरुआत, एक आधा जुमला, लेकिन वो पहले ही आगे निकल चुका था। दिनाजपुर वापस पहुंचने में उसे 1.5 घंटा लगा। शहर की रोशनियां देखकर उसके सीने में कुछ ढीला हुआ। एक तनाव जो वो पहचान नहीं पाया था, वो अब जाकर महसूस हुआ। उसने दुकान का ताला खोला, अंदर गया, लाइट जलाई, पानी पिया, बैठ गया। उस रात उसे नींद देर से आई। जब आई तो उसने सपना देखा। एक छोटा कमरा था, लालटेन थी और एक टीवी था जिसकी स्क्रीन पर एक कमरा था। उसी में एक आदमी बैठा था, मोटे चश्मे वाला, और वो भी एक टीवी देख रहा था जिसमें एक कमरा था, जिसमें एक आदमी था। अनंत, बेअंत, बिना आखिर। वो घबरा कर उठा। कमरे में उसकी अपनी लालटेन जल रहे थे। खिड़की के बाहर सुबह की पहली रोशनी थी। अगले दिन उसने दुकान खोली, लेकिन दिन भर कुछ अजीब सा लगता रहा। एक बेचैनी जो उसकी उंगलियों में थी, जो काम करते वक्त भी नहीं जाती थी। उसे नहीं पता कि वो क्या थे। खैर, शाम को एक पड़ोसी आया, रामलाल, जो पास ही की दुकान चलाता था। बातों बातों में पप्पू ने उसे धनझुरी का जिक्र किया, एक घर का जंगल के उस पार। रामलाल ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, धनझुरी में जंगल के पार कौन सा घर? पप्पू ने बताया। रामलाल का चेहरा बदल गया। वो घर? उसने धीरे से कहा।
वो तो कई साल से बंद है। जो बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे वहाँ, वो दोनों बहुत पहले गुजर गए। उनका कोई वारिस नहीं था। घर बंद पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। पप्पू ने उसे देखा। रामलाल ने कहा, और टीवी? उनके पास टीवी था ही नहीं, कभी नहीं। पप्पू ने उस रात टूल बॉक्स खोला। उसमें सारे औजार थे, स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन और कुछ और भी था। एक पुराना कैपेसिटर जो उसने कल टीवी से निकाला था, धूल भरा, फूला हुआ। उसने उसे हाथ में लिया। उस पर कुछ लिखा था मार्कर से, घुटी हुई लिखावट में। उसने पास लाकर पढ़ा, मत देखो। पप्पू ने कैपेसिटर वापस रखा, टूल बॉक्स बंद किया। वो कभी धनझुरी नहीं गया। किसी ने उसे दोबारा वहां से फोन नहीं किया। उस नंबर को उसने कभी याद नहीं किया। हालांकि बाद में उसे लगा कि उसने नंबर लिखा ही नहीं था। फोन आया था, उसने उठाया था और नंबर कहीं था ही नहीं। सालों बाद जब उसकी दुकान बड़ी हुई, जब नए लड़के आए, जब रंगीन टीवी का ज़माना आया और वेस्टर्न की जगह सोनी ने ले ली, तब भी पप्पू एक काम हमेशा करता था। जब भी कोई नया टीवी ठीक होकर पहली बार ऑन होता, पप्पू एक पल के लिए उससे नज़र हटा लेता था। बस एक पल, जब तक तस्वीर साफ ना हो जाए, क्योंकि उसे डर था कहीं स्क्रीन पर फिर से वही कमरा ना आ जाए, वही लालटेन, वही बुढ़ा बुढ़िया और वो आदमी जो पप्पू की तरह दिखता था मगर पप्पू नहीं था, जो उसकी तरफ देखकर कहना चाहता था कुछ मगर कह नहीं सकता था, जो उस टीवी के अंदर था और शायद आज भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन नया नया आया था। नोकिया का वो काला सा डिब्बा जिसकी स्क्रीन पर सिर्फ नंबर चमकते थे, उसे जेब में रखना एक तरह की शान थी। भुवन के गांव में शायद 5-7 लोगों के पास ही फ़ोन था और भुवन उनमें से एक था। इसलिए नहीं कि वो बहुत अमीर आदमी था, बल्कि इसलिए कि उसकी खटाल थोड़ी बड़ी थी। 8 गायें थी, दूध का काम ठीक ठाक चलता था और आदमी मेहनती था। भुवन की उम्र उस वक्त कोई 35 साल की रही होगी। मजबूत कद काठी वाला, सांवला रंग, माथे पर हमेशा एक हल्की सिकन जो मेहनत के साल बताते हैं। सुबह 4 बजे उठना, गायों को चारा देना, दूध दोहना, फिर साइकिल पर डिब्बे लाद कर गांव-गांव निकलना, यही उसकी जिंदगी थी। सादा, सच्ची, थकान से भरी। उस शाम अक्टूबर का महीना था। हवा में पहली ठंड घुलने लगी थी। भुवन अपनी खटाल में गायों को बांध रहा था जब उसका फ़ोन बजा। जिग्नू की आवाज़ थी, उसके चाचा का लड़का जो 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहता था। जिग्नू थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने बताया कि उसकी एक गाय ब्याहने वाली है, मगर कुछ उलझन हो रही है, बच्चा सीधा नहीं आ रहा। भुवन ने यह काम पहले भी किया था कई बार, हाथ का हुनर था उसके पास। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आता हूँ। साइकिल निकाली, एक छोटी सी टॉर्च जेब में डाली। बैटरी कमज़ोर थी, रोशनी पीली पड़ती थी और निकल गया। रास्ता कच्चा था, खेतों के बीच से गुजरता हुआ, फिर एक छोटे से जंगल से होकर। दिन की रोशनी में तो ठीक था, मगर शाम ढलने लगी थी और भुवन जानता था कि लौटते वक्त अंधेरा होगा। फिर भी गया।
जिग्नू का नुकसान था, गाय थे, जानवर की जान की बात थी। जब तक वो वहां पहुंचा, रात का अंधेरा पूरी तरह उतर आया था। गाय ने बच्चे को जन्म दिया, सब ठीक रहा, बछड़ा भी तंदुरुस्त निकला। जिग्नू ने राहत की सांस ली और भुवन को रुकने को कहा। रात हो गई है, सुबह चले जाना। मगर भुवन को अपनी गायों की फिक्र थी। घर पर उसकी बीवी अकेली थी, गायें बंधी थी। उसने कहा कि निकलता हूं, और फिर निकल गया। रात के कोई 9:30 बज रहे थे। जंगल वाले रास्ते पर वो अभी आधा ही पहुंचा होगा जब आसमान एकदम बदल गया। पहले हवा, एक जोरदार बेहतरीन हवा जो पत्तियां उड़ाने लगी, फिर बिजली कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश, इतनी तेज कि साइकिल चलाना मुश्किल हो गया। पगडंडी कीचड़ में बदलने लगी। भुवन ने एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे साइकिल रोकी और खड़ा हो गया। भीगता रहा थोड़ा, मगर ऊपर पत्तियां घनी थी, थोड़ी राहत मिली। टॉर्च चलाई, पीली कांपती रोशनी। जंगल में बारिश की आवाज अजीब होती है, एक लय में नहीं बल्कि हर ओर से, जैसे कोई चीज आपको घेर रही हो। भुवन उसी आवाज में खड़ा था, थका हुआ, थोड़ा भींगा हुआ। जब उसे लगा कि कुछ पास में है, उसने टॉर्च घुमाई। उसी पेड़ के नीचे थोड़ा हटकर एक बच्चा खड़ा था, कोई 10-12 साल का, स्कूल की वर्दी, सफेद शर्ट, नीली पैंट जो अब बारिश में तरबतर हो चुके थे। कंधे पर एक पुराना कैनवस का बस्ता। बच्चा टॉर्च की रोशनी में सामने खड़ा था, मगर उसकी आंखें नहीं झपकी। भुवन को पहले लगा कोई पास के गांव का बच्चा होगा, स्कूल से लौट रहा होगा, तूफान में फंस गया। उसने पूछा, कहाँ से आया बेटा? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खड़ा रहा। उसकी आंखें, भुवन ने बाद में कई बार सोचा, उसकी आंखें कहीं और देख रही थी, सामने नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर, जैसे किसी चीज को देख रहा हो जो वहां थी ही नहीं। भुवन ने फिर कोशिश की, घर कहाँ है तेरा? कौन से गांव का है? बच्चे ने धीरे से बिना उसकी तरफ देखे कहा, स्कूल। इतना ही, एक लफ्ज। भुवन को कुछ असहज सा लगा, मगर उसने सोचा बच्चा डरा हुआ होगा, रात है, तूफान है। उसने कहा, तुझे कोई डर नहीं, बारिश रुके तो साथ चलेंगे। और फिर वो आवाज आई, एक बूढ़ी कर्कश आवाज, जंगल के अंधेरे से आती हुई। अरे ओ, कहाँ है तू? फिर भाग गया? भुवन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आई थी। रोशनी में एक आकृति आई, एक बूढ़ा आदमी, लंबा दुबला, झुका हुआ, हाथ में एक छड़ी जो उसके कंधे से भी लंबी थे। उसने फटी हुई धोती पहनी थी और ऊपर एक पुरानी बंडी। उसके बाल सफेद, उलझे हुए, बारिश में चिपके हुए, चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, आंखें छोटी और बहुत गहरी। उसने बच्चे की तरफ देखकर कहा, कितनी बार कहा है तुझे, स्कूल से सीधे घर आया कर, इधर उधर क्यों भटकता है? कम बखत, एक दिन ऐसी जगह छोड़ाऊंगा जहां से लौटने का भी नसीब ना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी, ना गुस्सा ना प्यार, जैसे किसी को डांटना उसकी आदत नहीं, उसकी जरूरत हो, जैसे ये काम वो बरसों से करता आ रहा हो और इसमें उसे कोई थकान ना हो। भुवन ने उस आदमी से पूछा, माँ साहब हैं आपके? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा पहली बार, और उस नज़र में कुछ ऐसा था कि भुवन को लगा
जैसे उसे देखा नहीं जा रहा, उसके पार देखा जा रहा है। हाँ, पास में स्कूल है, जाओगे? भुवन ने सोचा बरिश है, रात है, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर है, कम से कम छत मिलेगी। उसने अपनी साइकिल उठाई। बूढ़ा आगे चलने लगा, बच्चा उसके पीछे। भुवन उन दोनों के पीछे साइकिल को हाथ में खींचता हुआ। जंगल के उस हिस्से में भुवन कभी नहीं गया था। पगडंडी पतली होती जा रही थी, पेड़ घने होते जा रहे थे, टॉर्च की रोशनी आगे नहीं पहुंच रही थी, बस उसके पांव के आगे का हिस्सा दिखता था। कोई 2-3 मिनट चले होंगे कि एक इमारत नजर आई, छोटा सा स्कूल, पक्की दीवारें मगर रंग उखड़ा हुआ, खिड़कियों के कांच टूटे हुए, जगह जगह ईंटें नंगी, दरवाज़ा लकड़ी का था, पुराना सूजा हुआ, और उस पर कोई ताला नहीं था। भुवन ने ऊपर देखा, एक धुंधला सा बोर्ड था जिस पर कुछ लिखा था, मगर इतने सालों की बारिश और धूप ने उसे मिटा दिया था। बस एक आध अक्षर बचे थे। बूढ़े ने दरवाज़ा धकेला, वो खुल गया। अंदर एक कमरा था, लंबा संकरा, दीवारों पर काय की हरी परत, एक तरफ टूटे हुए बेंच थे, कुछ उल्टे पड़े, कुछ एक तरफ झुके हुए। सामने एक टूटा हुआ ब्लैक बोर्ड था जिस पर कुछ लिखा था। भुवन ने टॉर्च उठाई और देखा, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, जो यहाँ आया वो यहीं रहा। भुवन ने पीछे देखा, दरवाज़ा बंद हो चुका था। बूढ़ा और बच्चा दोनों वहाँ नहीं थे। कमरे में सिर्फ भुवन था और टॉर्च की कांपती रोशनी। उसने दरवाजे पर धक्का दिया, नहीं खुला, फिर जोर से धक्का दिया, नहीं खुला। उसने दोनों हाथों से धकेला, कंधा लगाया, दरवाज़ा जैसे पत्थर हो गया हो। वो घबराया नहीं, या कम से कम उसने घबराने नहीं दिया। वो ग्रामीण था, मेहनती था, उसने जिंदगी में मुश्किलें देखे थे। उसने टॉर्च से कमरे का जायजा लिया। खिड़कियां थी, मगर ऊपर, करीब 6 फुट ऊपर, कांच नहीं था, बस सरिये थे। सरिये पुराने थे, जंग खाए हुए। और तभी उसे वो आवाज़ आई, पहले बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से बुदबुदा रहा हो, फिर थोड़ी साफ, बच्चे की आवाज़। बहुत से बच्चे एक साथ, जैसे क्लास में पढ़ रहे हों, एक सुर में कुछ दोहरा रहे हों, मगर शब्द समझ में नहीं आते थे। भाषा जानी पहचानी नहीं थी। आवाज़ें ऊपर से आ रही थी, छत से। भुवन ने ऊपर देखा, छत पुरानी थी, जगह जगह दरारें थी, और उन दरारों से हल्की धुंधली रोशनी, जैसे ऊपर कोई लालटेन हो। फिर आवाज़ें एकदम बंद हो गई। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि भुवन को अपनी सांसें सुनाई देने लगीं। बारिश की आवाज़ भी जैसे दूर हो गई थी। उसने टॉर्च की तरफ देखा, बैटरी और कमज़ोर हो रही थी, रोशनी और पीली पड़ रही थी। और तब उसे एहसास हुआ कि कमरे की हवा बदल गई है। बाहर तूफान था, मगर अंदर हवा बिल्कुल नहीं थी, जैसे हवा इस कमरे में आने से डरती हो। और एक खुशबू नहीं, एक गंध, पुरानी किताबें, गीली मिट्टी की, और कुछ और जो भुवन पहचान नहीं सका, मगर जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक काम किया जो शायद उसे बचा गया। उसने टॉर्च बंद कर दी, अंधेरे में खड़ा रहा, पूरी तरह शांत, सांस रोककर। उसने जिंदगी में बहुत बार अंधेरे में जानवरों के पास काम किया था, गाय, बैल, जब वो बीमार होते और उन्हें शांत कराना होता। वो जानता था
कि अंधेरे में आंखें धीरे धीरे खुद रोशनी ढूंढ लेती है। कुछ मिनट बाद उसने एक खिड़की देखी। बाहर चांद बादलों से थोड़ा निकला था। खिड़की की धुंधली रोशनी में उसने सरिये गिने, 7 थे। बीच में 2 सरियों के बीच का फासला थोड़ा ज्यादा था। उसने साइकिल उठाई, सीट पकड़कर और खिड़की के नीचे खड़ी कर दी। उस पर चढ़ा, खिड़की तक हाथ पहुंचे, सरियों को खींचा। एक जंग से इतना खाया था कि हिला। भुवन ने पूरी ताकत लगाई और तभी पीछे से आवाज आई, उस बूढ़े की आवाज, वही कर्कश बेजान लहजा। कहाँ जाएगा? भुवन ने पीछे नहीं देखा। यह सबसे अहम फैसला था, पीछे नहीं देखना। वो नहीं जानता था क्यों, मगर उसके भीतर किसी चीज ने कहा मत देखो। उसने दोनों हाथों से सरिया खींचा, पैर दीवार पर टिकाए और पूरी जान लगा दी। सरिया उखड़ा, भुवन का हाथ कट गया जंग की धार से उंगलियों पर, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर निकला, धड़ाम से नीचे गिरा, घुटना लगा, उठा और भागा। साइकिल वहीं छूट गई। भागते हुए उसे एहसास नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहा है। बारिश अब भी थे, मगर थोड़ी कम। पांव कीचड़ में धंसते थे, गिरता था, उठता था। एक बार कांटेदार झाड़ी में गया, हाथ और पांव छिल गए। कोई 5-7 मिनट भागा होगा कि अचानक पगडंडी नजर आई, वही पुरानी पगडंडी जिससे वो आया था। वो उस पर आ गया और बिना रुके चलता रहा। जब गांव की रोशनियां दिखी, वो लालटेन और घरों के बल्ब, तो उसके पांव ने जवाब दे दिया। वो बैठ गया सड़क के किनारे कीचड़ में। हाथ से खून टपक रहा था, भींगा था, कांप रहा था, ठंड से नहीं किसी और चीज से। कुछ देर तक वो वैसे ही बैठा रहा, बस सांस लेता रहा। अगले दिन जब भुवन के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और वो चाय पी रहा था, उसने जिग्नू को फोन किया और पूछा कि उस जंगल में कोई पुराना स्कूल है क्या। जिग्नू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, था 50 साल पहले बाढ़ में डूब गया था, 7 बच्चे मारे गए थे। उसमें दरवाज़ा बंद हो गया था, निकल नहीं पाया कोई। उसके बाद वो इलाका बंद है। तू वहां से क्यों गया? भुवन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक और बात जिग्नू से पूछी, उस स्कूल का मास्टर कौन था? जिग्नू ने कहा, एक बूढ़ा आदमी था, बहुत सख्त, बहुत अजीब, बच्चों को बहुत डांटता था। कहते हैं उसने उस दिन दरवाज़ा जानबूझकर बंद कर दिया था, बारिश में बच्चों को बाहर ना जाने देने के लिए। नहीं जानता था कि बाढ़ आएगी, वो खुद भी नहीं बचा। भुवन ने चाय का कप रख दिया। उसने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से नहीं सफ़र किया। साइकिल गई तो गई, उसने नई ले ली। और जब भी किसी ने पूछा कि रात के अकेले जंगल में डर नहीं लगता, तो भुवन हंस देता था, मगर उस हंसी में कुछ था जो लोग पकड़ नहीं पाते थे। एक थरथराहट, बहुत हल्की, जैसे वो हंसी किसी और चीज़ को छुपाने के लिए होती थी। 20 साल बाद भी जब वो बुजुर्ग हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, एक चीज़ उसे याद आती थी जो उसने किसी को नहीं बताई। जब वो खिड़की से बाहर निकला था और ज़मीन पर गिरा था, उस एक लम्हे में उसने पीछे देखा था, सिर्फ एक झलक। कमरे में 7 बच्चे बैठे थे स्कूल की वर्दी में, और वो बूढ़ा उनके सामने खड़ा था, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ा रहा था। जैसे बारिश नहीं है, जैसे रात नहीं है, जैसे 50 साल नहीं बीते। और उन 7 बच्चों में से एक में वही लड़का था
जो नीम के पेड़ के नीचे मिला था। उसने पीछे मुड़कर भुवन को देखा और बस मुस्कुराया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।